लैब नंबर 8 में हमने सेंसर इंटरफेसिंग सीखनी है आर्डिनो डेवलपमेंट बोर्ड्स के साथ। तो सेंसर्स जो होते हैं वो उसमें यूजुअली 3 टाइप्स की कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि उसमें एक UART जो फर्स्ट प्रोटोकॉल हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं। उसमें हमने सेंसर के साथ तो काम नहीं किया, लेकिन आप उसको अपने पीसी के साथ और अपने आर्डिनो या नोड एमसीयू के साथ जब कम्युनिकेट करते हैं तो बेसिकली वो UART को ही फॉलो कर रहा होता है। तो वो आपकी बेसिक सीरियल कम्युनिकेशन है। तो अगर आपके पास कोई सेंसर है जो कि UART को फॉलो करता है, तो उसके ऊपर आपको TX और RX पिन्स जो हैं वो नज़र आएंगे और उसकी कॉन्फ़िगरेशन उसी तरह होगी जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि एक UART अगर दो डिवाइसेस हैं तो उसकी आपस में किस तरह से कनेक्शन होगा और किस तरह से वो वर्क कर रहे होंगे। तो ऐसा कोई सेंसर या कोई ऐसी डिवाइस जिसके ऊपर आपको नज़र आए TX पिन्स, RX पिन्स, इसका मतलब ये है कि वो UART प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है। तो नेक्स्ट हम अब नेक्स्ट प्रोटोकॉल को अंडरस्टैंड करेंगे जिसका नाम है I2C प्रोटोकॉल, या इसको I2C प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो डिफरेंस है उसमें एक तो ये है कि इसमें मल्टीपल मास्टर्स और मल्टीपल स्लेव्स हो सकते हैं। UART प्रोटोकॉल के अंदर एक मास्टर होता है और एक स्लेव होता है, उसके अंदर मल्टीपल मास्टर या मल्टीपल स्लेव्स नहीं हो सकते, लेकिन I2C या I2C प्रोटोकॉल में ये पॉसिबल है। और इसकी स्पीड जो है, कम्युनिकेशन स्पीड, वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू UART, बिकॉज ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, इसमें क्लॉक होती है। UART के अंदर क्लॉक नहीं होती, वो एसिंक्रोनस होता है। इम्प्लीमेंटेशन इसकी सिंपल है, इसमें भी उसी तरह आपको 2 वायर्स चाहिए और रजिस्टर्स कुछ रिक्वायर्ड होते हैं इसमें। अब अगर कोई सेंसर जो है वो I2C प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है तो उसके ऊपर आपको दो तरह की पोर्ट्स या पिन्स नज़र आएंगी, एक SDA और एक SCL। जो SDA पिन है या जो लाइन है वो उसको कहते हैं हम डेटा लाइन, और जो SCL पिन है उसको वो बेसिकली होती है क्लॉक लाइन। तो SCL पिन जो है वहाँ पे आपकी जो क्लॉक है वो जनरेट हो रही होती है कम्युनिकेशन के लिए, और जो डेटा लाइन है वहाँ पे एक्चुअल डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो रहा होता है या रिसीव हो रहा होता है। तो आइडल स्टेट्स में जब वो कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते तो आपकी जो डेटा और क्लॉक लाइंस हैं वो हाई स्टेट के अंदर होती हैं, उनको हाई कर दिया जाता है। और जब डेटा सेंड करना होता है कनेक्शन के ऊपर तो फिर वो लाइंस जो हैं वो पुल लो कर दी जाती हैं, और ये मॉसफेट के थ्रू हो रहा होता है। मॉसफेट की हम डिटेल्स के अंदर नहीं जाएंगे, होपफुली आपको पता होगा कि मॉसफेट किस तरह काम करता है। और मॉसफेट जो है वो ओपन ड्रेन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होता है इसमें। तो इस वजह से जो डिवाइसेस हैं वो लाइंस को सिर्फ पुल लो कर सकती हैं। तो इस वजह से यूजुअली आप I2C डिवाइसेस के साथ पुल अप रजिस्टर्स को यूज़ कर रहे होते हैं ताकि आप मेक श्योर कर सकें कि आइडल स्टेट के अंदर जो आपकी जो लाइंस हैं वो पुल हाई हुई हुई हैं। कुछ सेंसर्स के अंदर ये बिल्ट इन ये चीज़ आती है, उसमें पुल अप रजिस्टर्स ऑलरेडी होते हैं, और कुछ में नहीं होते तो फिर आप एक्सटर्नल रजिस्टर्स अटैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक टिपिकल कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है I2C कम्युनिकेशन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मास्टर और यहाँ पे दो स्लेव्स हैं। तो I2C के अंदर ये पॉसिबल है कि मल्टीपल स्लेव्स हो सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स और रूल्स हैं वो हमें देखने पड़ेंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं SDA और SCL ये दो पिन्स ही कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, बाकी VCC और ग्राउंड जो है वो तो ऑब्वियसली होगा। और प्लस हमने इसमें पुल अप रजिस्टर्स अटैच किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि जो मास्टर है ये आपका नोड MCU है या आर्डिनो है जो कि I2C को सपोर्ट कर रहा है, और यहाँ पे स्लेव वन जो है ये एक फॉर एग्जांपल एक सेंसर है, और स्लेव टू जो है वो भी एक सेंसर है, डिफरेंट सेंसर है। अब ये दोनों जो स्लेव्स हैं
ये दोनों I2C को सपोर्ट करते हैं। तो आप एक ही मास्टर के साथ अटैच कर सकते हैं मल्टीपल स्लेव्स। मतलब एक ही बस लाइन के ऊपर आप 2 स्लेव्स अटैच कर सकते हैं। आपको पिन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और यूजुअली जो I2C पिन होती है डेवलपमेंट बोर्ड्स में या जो माइक्रो कंट्रोलर्स में, उसमें एक ही होती है। मतलब एक ही सेट होता है SDA और SCL का, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो अगर आपको 2 डिवाइसेस इंटरफेस करनी है जो कि I2C को सपोर्ट करती हैं, तो फिर आप किस तरह 2 डिवाइसेस अटैच करेंगे नोड MCU के साथ या आर्डिनो के साथ? तो फिर आप उसी को ही शेयर कर लेते हैं, उसी बस लाइन को, वहाँ से वायर नोड बना के तो आप एक और सेंसर जो है वो इंटरफेस कर सकते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ये कनेक्ट करते हैं सेंसर्स या कोई भी डिवाइस, तो इनका एक यूनिक एड्रेस होता है। वो यूनिक एड्रेस इस वजह से होता है ताकि मास्टर जो है उसको पता लग सके ये मैं स्लेव 1 के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ और इस एड्रेस के थ्रू मैं स्लेव 2 के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ। इस वजह से उनका यूनिक एड्रेस होता है और वो हम देख भी सकते हैं कि इसको क्या एड्रेस असाइन हुआ है। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मास्टर है वो एट अ टाइम एक ही स्लेव से कम्युनिकेट कर सकता है, एट अ टाइम 2 स्लेव से कम्युनिकेट नहीं कर सकता। एक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें। और इसमें बाई डायरेक्शनल जो कम्युनिकेशन है वो एट अ टाइम नहीं हो सकती, बिल्कुल उस तरह जिस तरह UART के अंदर है। या तो एक वक्त में ट्रांसमिट हो सकता है या फिर रिसीव हो सकता है डेटा। तो I2C भी हाफ डुप्लेक्स मोड के अंदर वर्क करती है, ये एक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल मल्टीपल मास्टर्स हैं, तो मल्टीपल मास्टर्स जो हैं वो सेम बस के ऊपर कम्युनिकेट नहीं कर सकते। उसके लिए या तो आप कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल चेंज कर दें या फिर आप सेपरेट बस का यूज़ कर लें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर हैं I2C से रिलेटेड। नेक्स्ट हमने एनालॉग पिन्स को डिस्कस करना है। एनालॉग पिन्स को वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आपने अभी तक DAC को यूज़ किया है एनालॉग पिन का, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। क्योंकि जब आपने एनालॉग राइट की कमांड यूज़ की थी तो आपने बेसिकली डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट किया था एनालॉग में। अब एक हमारे पास कमांड होती है एनालॉग रीड। ये कमांड जो है ये ADC को यूटिलाइज कर रही होती है, जो बिल्ट इन हमारे पास आर्डिनो डेवलपमेंट बोर्ड्स के अंदर यूजुअली हमें मिलता है। तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन अगर हम देखें एनालॉग रीड की आर्डिनो डॉक्यूमेंटेशन से, तो ये बताते हैं कि 10 बिट का ADC इसके अंदर लगा होता है। 10 बिट का ADC है तो उसकी क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, 2 to the power 10, तो 1024 उसकी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। तो लेट सपोज आप एनालॉग सिग्नल अप्लाई करते हैं एनालॉग पिन के ऊपर और उसको रीड करते हैं एनालॉग रीड कमांड के थ्रू, तो आपके जो ऑपरेटिंग वोल्टेजेस हैं जो आपने एनालॉग पिन के ऊपर प्रोवाइड किए हैं वो वेरी कर सकते हैं ना, 0 से लेके मैक्सिमम 5 वोल्ट तक। इससे ज़्यादा तो आप वेरी नहीं कर सकते ना, यही उसके ऑपरेटिंग वोल्टेजेस होते हैं। तो वो 0 to 5 वोल्ट्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ADC के थ्रू 1024 डिफरेंट वैल्यूज़ के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मैपिंग कर देता है आपके 0 to 5 वोल्ट्स को मैप कर देता है 0 से लेके 1023 तक। तो इसको टोटल करें तो 1024 ही बनता है। तो इस तरह से आप एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो हम एक्सटर्नल ADC नहीं लगाते अगर तो हमारे डेवलपमेंट बोर्ड के ऊपर ऑलरेडी ADC बिल्ट इन आ रहा है। तो आर्डिनो के अंदर ऑलरेडी बिल्ट इन है आर्डिनो UNO मेगा। इसका मतलब अगर एनालॉग पिन्स अगर आपके डेवलपमेंट बोर्ड के ऊपर हैं तो इसका यही मतलब है कि ADC उसके अंदर लगा हुआ है। अब नोड MCU के ऊपर आई थिंक सिर्फ एक ही एनालॉग पिन होती है A0, आप उसके ऊपर देख भी सकते हैं। इसमें डिफरेंट डेवलपमेंट बोर्ड्स का उन्होंने बताया हुआ है कि एनालॉग पिन्स के ऊपर क्या वोल्टेज अप्लाई किए जा सकते हैं और उनकी ADC की रेजोल्यूशन क्या है, ये भी बताया हुआ।
तो यूएनओ और मेगा जो है वो 10 बिट्स के हैं, और नोड एमसीयू की जो रेजोल्यूशन है वो आप खुद से देख सकते हैं। हो सकता है वो 10 बिट्स हो सकता है वो कम या ज़्यादा हो, वो आप देख सकते हैं। उस हिसाब से आपकी वैल्यूज़ भी वेरी करेंगी। तो एनालॉग रीड जो है उसका ये सिंटैक्स है कि आपने पिन नंबर जो है वो उसको प्रोवाइड करना होता है एज अ पैरामीटर, और वो रिटर्न करता है इंटीजर, रिटर्न करता है जिसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर सकती है, 0 से लेके 1023 तक डिपेंडिंग अपॉन द प्रोवाइडेड वोल्टेज। तो अगर 5 वोल्ट होगा तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू 1023। और अगर 0 वोल्ट है तो फिर ये 0 इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, और अगर इन बिटवीन कोई वोल्टेज है तो फिर उस हिसाब से ये मैपिंग होगी 10 बिट के हिसाब से। तो इस तरह से आप सिंपली एनालॉग रीड की कमांड को अप्लाई करते हैं, और एनालॉग पिन कोई भी आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं जहाँ पे आप एनालॉग वोल्टेजेस दे रहे हैं, और ये रिटर्न कर देगा आपको वैल्यू, और आप उसको अकॉर्डिंगली फिर मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके ऊपर आगे फर्दर कोई भी काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक पोटेंशियोमीटर जो है वो इंटीग्रेट किया हुआ है आर्डिनो के साथ। नेक्स्ट आपके पास एक सिनेरियो गिवन है, इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। सिनेरियो ये है कि आपके पास एक रूम है जहाँ पे डोर और फैन ऑटोमेशन रिक्वायर्ड है, और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो उस रूम की होगी उसकी मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है। ये कुछ चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर रिक्वायर्ड हैं उस रूम से रिलेटेड। अब इसके अंदर जो डोर की ऑटोमेशन है वो किस तरह से हो रही है, उसमें आप एक अल्ट्रासोनिक सेंसर को यूज़ कर रहे हैं, और वो आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि आपने डोर के ऊपर प्लेस किया हुआ, आइदर इन ए परपेंडिकुलर वे, या फिर कोई ऐसी पोजीशन जहाँ पे जो पर्सन है वो डिटेक्ट हो सके। तो आपने एक रीजनेबल डिस्टेंस रेंज जो है वो सेट कर दी उस अल्ट्रासोनिक सेंसर की, कि जब एक पर्सन डिटेक्ट होगा तो आपने एक मोटर अटैच की हुई है जो कि एक बेसिकली डोर के साथ अटैच है। आप इस तरह से इसको ज्यूम कर सकते हैं कि डोर के साथ वो फर्दर अटैच है। तो वो जो मोटर है अपॉन डिटेक्शन वो रोटेट करेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। तो कुछ टाइम के लिए वो मोटर जो है वो रोटेट करेगी, और इसका ये मतलब है कि वो जो डोर है वो ओपन हो जाएगा। और ये काम उस दौरान हो रहा होगा जब अल्ट्रासोनिक सेंसर डिटेक्ट कर रहा। जैसे ही वो डिटेक्शन स्टॉप कर देगा तो आपकी जो मोटर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर रोटेट करेगी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, और इसका ये मतलब होगा कि डोर जो है वो अगेन क्लोज हो गई है। तो इस तरह से डोर ऑटोमेशन जो है ये हो रही होगी अल्ट्रासोनिक सेंसर की बेस पे। अल्ट्रासोनिक सेंसर उसका भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि वो किस तरह से वर्क कर रहा है और आपने कौन सा यूज़ करना है। जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है अल्ट्रासोनिक सेंसर वो HCSR04, या आपने अक्सर रोबोटिक प्रोजेक्ट्स के अंदर देखा होगा, तो ये यूजली यूज़ किया जाता है। अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है वो हाई पिच साउंड वेव्स को जनरेट करता है, और वो जब रिफ्लेक्ट बैक होती हैं उसको सेंस करके तो आपको डिस्टेंस मेजरमेंट दे रहा होता है। इसका ये ओवरऑल प्रिंसिपल है। तो इसमें जो साउंड वेव्स जनरेट होती हैं वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी से काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो वो हमें लिसन नहीं हम कर सकते। 20 हर्ट्ज से वो ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो इसमें बेसिकली दो ट्रांसड्यूसर्स लगे होते हैं। एक ट्रांसड्यूसर जो है वो एज अ ट्रांसमीटर वर्क करता है, और एक ट्रांसड्यूसर जो है वो एज अ रिसीवर वर्क करता है। तो इसकी रेंज जो है इस अल्ट्रासोनिक सेंसर की वो 2 सेंटीमीटर टू 400 सेंटीमीटर है। इसका मतलब अबाउट 1 इंच से लेके 13 फीट तक ये डिटेक्शन कर सकता है, और ये 5 वोल्ट्स के ऊपर ऑपरेट होता है। ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी इसकी 40 किलो हर्ट्ज है, तो जो साउंड वेव ये एमिट करेगा वो 40 किलो हर्ट्ज एमिट करेगा। इसमें यूजली 4 पिन्स होती हैं, वीसीसी, ग्राउंड, ट्रिगर और एको। इन पिन्स को हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या करती हैं। ट्रिगर पिन जो है
वो अल्ट्रासोनिक साउंड पल्सेस को ट्रिगर करती है, जनरेट करके सेंड करती है, और जो एको पिन है वो बेसिकली रिसीव करके, तो आप उसके अंदर फर्दर मैनिपुलेशंस कर सकते हैं। तो इसके साथ आपने काम किस तरह करना है, आपने ट्रिगर पिन जो है उसके ऊपर आपने एक पल्स जो है इसको प्रोवाइड करनी होती है 10 माइक्रो सेकेंड्स की। जैसे ही ट्रिगर पिन को ये पल्स रिसीव होती है, आपका जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है वो एक सोनिक बर्स्ट जो है वो उसको एमिट करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 40 किलो हर्ट्ज होती है, और इसमें एक स्पेशल पैटर्न होता है 8 पल्सेस का। वो इस वजह से रखा जाता है इसके अंदर क्योंकि हो सकता है एनवायरनमेंट के अंदर कोई और अल्ट्रासोनिक वेव हो जो कि 40 किलो हर्ट्ज के ऊपर ही काम कर रही हो, तो वो फिर उसके साथ इंटरमिक्स कर जाएगा और आपका रिस्पॉन्स ठीक नहीं आएगा। इस वजह से हम एक यूनिक पैटर्न रख लेते हैं 8 पल्सेस का, ताकि हम बाकी जो इन्वायरमेंट के अंदर अगर कोई अल्ट्रासोनिक वेव है उसके साथ डिफ्रेंशिएट कर सकें। तो ट्रिगर पिन के ऊपर आपने 10 माइक्रोसेकंड्स की अगर एक पल्स प्रोवाइड की, तो उसके रिस्पॉन्स में ट्रांसमिट हुई 8 पल्सेस की 40 किलो हर्ट्ज की साउंड वेव, और जब उसका रिस्पॉन्स आएगा तो अगर आपकी जो एको पिन है, फॉर एग्जांपल ये अल्ट्रासोनिक सेंसर और यहाँ पे अभी इसके आगे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अगर आपकी जो एको पिन है वो 38 मिली सेकेंड्स की आपको पल्स प्रोवाइड करती है, इसका ये मतलब है कि नो इंडिकेशन, नो ऑब्स्ट्रक्शन विद इन द रेंज ऑफ द सेंसर। इसका मतलब कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ। और डिटेक्शन के केस में क्या है कि अगर आपने उसी तरह ट्रिगर पिन को 10 माइक्रो सेकेंड्स की पल्स प्रोवाइड की, उसने ट्रांसमिट किया और आगे कोई ऑब्जेक्ट था, और एको पिन जो है वो फॉर एग्जांपल 500 माइक्रो सेकेंड्स की उसने विड्थ पल्स आपको प्रोवाइड की है, तो इसका मतलब है कि डिटेक्शन हुई है। अगर 38 मिली सेकेंड्स आपको मिलता है, इसका मतलब डिटेक्शन नहीं हुई। तो अब ये तो हमने काम कर लिया, लेकिन हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे इसकी बेस पे। तो इसमें ये आपको बता रहा है कि दिस प्रोड्यूसेस अ पल्स हुज विड्थ वेरीज बिटवीन 150 माइक्रोसेकेंड्स टू 25 मिली सेकेंड्स। तो ये डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगा वापस उसको रिसीव करने में, तो ये वैल्यू जो है ये उसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी। तो अब ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई, तो इसकी बेस पे हम डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्टेंस का सिंपल जो फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जो स्पीड है वो आपको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड जो है वो 340 मीटर्स पर सेकंड होती है। अब चूंकि हम यहाँ पे सेंटीमीटर्स के साथ काम कर रहे होंगे, तो आप उस स्पीड को सेंटीमीटर्स पर माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट कर लें, तो वो ये वैल्यू बनती है। तो ये आपकी स्पीड की वैल्यू हो गई। और जो टाइम है, टाइम आपको जो यहाँ पे मिल रहा है इस पल्स का, वो आप यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह से हमें जो है वो डिस्टेंस मिल जाता। तो फॉर एग्जांपल अल्ट्रासोनिक सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है लेकिन उसका डिस्टेंस हमें नहीं पता, और आपके अल्ट्रासोनिक सेंसर ने जो पल्स रिसीव की है एको पिन के ऊपर वो 500 माइक्रो सेकेंड्स की विड्थ के साथ उसने रिसीव की है। तो यहाँ से हम टाइम यूज़ करेंगे, और जो डिस्टेंस है सॉरी जो स्पीड है वो हम सेंटीमीटर पर माइक्रो सेकेंड इसको यूज़ कर लेंगे, और वो फॉर्मूला के अंदर पुट करके हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे आप नोट करें, हमने अपनी जो टाइम है उसको 2 पे भी डिवाइड किया हुआ है। इसकी क्या रीज़न है, ये आपको होपफुली खुद आइडिया हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो इसमें देखें, हमें तो टाइम चाहिए पल्स का वापस आने का टाइम, जो रिफ्लेक्ट बैक होके जब वो वापस आ रही है पल्स, हमें उसका टाइम चाहिए। हमें जब एमिट हुई है और जो वहाँ तक जाने में
जो टाइम रिक्वायर्ड हुआ वो तो हमें नहीं चाहिए। तो इसका मतलब अब डेफिनेटली जितना टाइम उसको जाने में लगा उतना टाइम उसको आने में भी लगेगा, तो टाइम की जो वैल्यू है एक्चुअली वो डबल हमें मिल रही होगी, इस वजह से हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास करेक्ट डिस्टेंस आ गया 8.5 सेंटीमीटर। इससे हमें पता लग जाएगा कि जो सेंसर ने जो डिटेक्ट किया 8.5 सेंटीमीटर उसने डिटेक्ट किया। अब इसकी वायरिंग जो है वो सिंपल है, वीसीसी ग्राउंड आप कनेक्ट करेंगे और ट्रिगर और एको पिन जो है वो आप किसी भी डिजिटल पिन के साथ जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसका जो कोड आपने लिखना है, आपने ये जो भी लिंक है यहाँ पे उन्होंने कोई न्यू पिंग लाइब्रेरी यूज़ की हुई है, लेकिन ये आपने यूज़ नहीं करनी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसमें सिंपली आपने एक लाइब्रेरी इंक्लूड की है और बस उसको इनिशियलाइज़ किया और उसने सारा काम खुद ही कर दिया। आपने ये लाइब्रेरी नहीं यूज़ करनी, इसमें आपने मैनुअली ये काम करना है जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि आपने आपकी जो ट्रिगर पिन है आपने उसको जो भी रिक्वायर्ड उसका टाइम पीरियड है उतनी देर के लिए उसको पल्स प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल इसने ये कहा है कि ये जो सेंसर है इसमें आपने 10 माइक्रो सेकेंड्स की पल्स देनी है, तो ये आपने मैनुअली वो डिजिटल राइट हाई और लो के थ्रू इसको करना है। तो ट्रिगर पिन जो है वो फिर वो आपने उसके ऊपर अप्लाई करना है। ये तो उसे ये होगा कि अल्ट्रासोनिक सेंसर जो है वो सोनिक वेव जो है वो एमिट करेगा और फिर जो टाइम है ट्रिगर पिन का वो आप किस तरह देखेंगे। हमारे पास एक कमांड होती है पल्स इन की, इसको आप डॉक्यूमेंटेशन से अच्छी तरह रीड कर सकते हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि वो आपको लेंथ ऑफ द पल्स प्रोवाइड कर देता है इन माइक्रो सेकेंड्स। तो आप इसको एको पिन के ऊपर अप्लाई करके तो उसका जो लेंथ है पल्स की वो आप फाइंड कर सकते हैं और वही बेसिकली आपका टाइम है। उसको आप 2 पे डिवाइड करेंगे और आप डिस्टेंस इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप फॉर्मूला एक बना लेंगे और उसको यूज़ कर लेंगे। आपने लाइब्रेरी नहीं यूज़ करनी, आपने इसको मैनुअली करना है। तो इस तरह से आप अल्ट्रासोनिक सेंसर को इंटरफेस करेंगे। अब इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आपके पास फिजिकली अल्ट्रासोनिक सेंसर है तो आप अपने नोड एमसीयू के साथ इंटरफेस कर लें, वो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप प्रोटियस के अंदर ये सिमुलेशन करेंगे और प्रोटियस के अंदर जब आप ये सिमुलेशन करेंगे तो आप वहाँ पे ESP 8266 या फिर जो नोड एमसीयू है वो नहीं यूज़ करेंगे। आप फिर आर्डिनो यूएनओ या आर्डिनो मेगा इनमें से कोई यूज़ कर लेंगे। उसकी रीज़न ये है कि जो ESP बेस्ड डिवाइसेस हैं वो प्रोटियस के अंदर सिर्फ एज अ मॉडल वर्क करती हैं, वो एज सच उनकी फंक्शनैलिटी नहीं है। वो वाईफाई से रिलेटेड जो फंक्शनैलिटी है वो प्रोटियस के अंदर वो प्रोवाइड नहीं करती। तो वो सिर्फ एक 3D मॉडल है जो कि पीसीबी वगैरह के लिए काम आता है। तो आप ESP बेस्ड डिवाइसेस जो हैं वो प्रोटियस के अंदर नहीं यूज़ कर सकते। आप आर्डिनो यूएनओ या आर्डिनो मेगा जैसे आपने प्रीवियस लैब्स के अंदर प्रोटियस पे काम किया था बिल्कुल उस तरह आप इसको करेंगे और उसमें सीरियल मॉनिटर और वो सारा कुछ जो आपने सीखा था वो आप अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो I2C बेस्ड सेंसर है वो एक HTU डू वन डी टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर है। इसके थ्रू आपने फैन ऑटोमेशन करनी है। ये जो सेंसर है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एडाफ्रूट का सेंसर है और ये I2C बेस्ड डिवाइस है। इसके अंदर आप देख सकते हैं CL और DA, SCL और SDA पिंस जो हैं वो आपको नज़र आ रही हैं। तो इसकी स्पेसिफिकेशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक्यूरेसी इसकी कितनी है, रेजोल्यूशन क्या है, ऑपरेटिंग वोल्टेजेस क्या है। इसके अंदर बिल्ट इन ही वो जो पुल अप रजिस्टर्स की मैं बात कर रहा था वो इसके अंदर बिल्ट इन ही है, आप इसमें मेक श्योर कर सकते हैं। तो जब आप इसको इंटरफेस करेंगे तो आपने जो भी आर्डिनो डेवलपमेंट बोर्ड आप यूज़ कर रहे हैं उसकी वो पिंस आइडेंटिफाई कर लेनी है कौन सी SDA है और कौन सी SDL है। तो उसके हिसाब से ये कनेक्ट होगा। SDA जो है वो SDA के साथ कनेक्ट होगी, SCL जो है वो SCL के साथ कनेक्ट होगी, बाकी पावर की और ग्राउंड की पिन होगी। तो इसको इंटरफेस करना सिंपल है। इसमें आप इसकी अपनी लाइब्रेरी ये एडाफ्रूट वाले आपको देते हैं, ये आप लाइब्रेरी इंक्लूड करके तो सिंपली बहुत सिंपल है ये। इसमें सिंपली आप इसके मेंबर फंक्शंस हैं, इसकी क्लास के माई ह्यूमिडिटी इसकी क्लास है और इसके मेंबर फंक्शंस हैं।
रीड ह्यूमिडिटी, रीड टेम्परेचर, तो इससे सिंपली आपके ये जो वैल्यूज़ हैं ये रीड हो जाएंगी और आप इसका सीरियल जो बॉड रेट है वो आप सेट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो HTU21D आप लाइब्रेरी सर्च करेंगे, चाहे आप इसमें इसको कर लें उसके ऊपर प्लेटफॉर्म आईओ के ऊपर, या फिर आप आर्डिनो आईडी के साथ करना है उसके साथ भी कर सकते हैं। दोनों केसेस में ये लाइब्रेरी आपको मिल जाएगी और इसमें कुछ कन्फिगरेशंस हैं जिस तरह आप इसकी जो रेजोल्यूशन है वो सेट कर सकते हैं। 8 बिट CRC जनरेटेड बाय द सेंसर, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। कुछ इस तरह की कन्फिगरेशंस हैं वो आप इसकी देख सकते हैं। तो इसको यूज़ करके आपने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी जो है वो इसकी सिमुलेशन करनी है प्रोटियस के ऊपर। तो इसमें आप एक तो ये चीज़ सोचेंगे कि प्रोटियस के अंदर तो रियल इन्वायरमेंट है ही नहीं, तो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी चेंज कैसे होगी। तो जब आप इसको यूज़ करेंगे प्रोटियस के अंदर इस मॉड्यूल को, तो उसके ऊपर ही आपको वेरी करने के लिए कुछ बटन्स नज़र आएंगे, जिससे आप मैनुअली टेम्परेचर को अप या डाउन और ह्यूमिडिटी को अप या डाउन कर सकते हैं। तो वो उसके थ्रू आप उसकी सिमुलेशन कर लेंगे और उसकी बेस पे फिर आप कोई थ्रेशोल्ड सेट कर सकते हैं टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की बेस पे, कि जब ये वैल्यू अचीव हो तो आपका फ़ैन जो है वो एक्टिवेट हो जाए। फ़ैन को आप मोटर के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोटियस के अंदर, या फिर आप एलईडी भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरह से आपने ये सिनेरियो जो है ये कंप्लीट इसको सिमुलेशन इसकी करनी है। अगर आपके पास रियल कंपोनेंट्स ये सारे अवेलेबल हैं तो आप इसको फिज़िकली भी कर सकते हैं। और इसको करने के बाद अगर आपके पास कोई और सेंसर है, चाहे वो I2C बेस्ड सेंसर है या UART बेस्ड सेंसर है, आप उसको लाजमी इंटरफेस करें फिजिकली, ताकि आपको ये सेंसर इंटरफेसिंग आ जाए। क्योंकि इसके बाद हम चले जाएंगे IoT प्लेटफॉर्म्स और क्लाउड की तरफ। उसमें ये होगा कि हमारे पास कोई रियल डाटा आ जाएगा, तो हम उसको फिर यूज़ कर सकेंगे और क्लाउड के साथ कम्युनिकेट करवा सकेंगे। फिर हम डेटाबेसेस के साथ काम करेंगे, फिर हम मोबाइल ऐप के साथ काम करेंगे। इस तरह की चीज़ें हैं और रास्पबेरी पाई के साथ भी हम काम करेंगे। तो ये कि सेंसर इंटरफेसिंग जो है वो आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, उसके बाद फिर हम क्लाउड की तरफ और IoT की तरफ, एक्चुअल प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने करके तो स्लेट के ऊपर सबमिट करवाना है। और अगर आपके पास कोई सेंसर है फिजिकली, तो आपने उसको भी क्या उसे कहते हैं इंटरफेस करना है फिजिकली, नोड MCU के साथ कर लें और उसकी भी वीडियो बना के या उसके स्क्रीनशॉट जिस तरह भी है वो करके, तो आप वो मुझे सेंड करेंगे और मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा कि आपने फिजिकली उसको किया। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप फिजिकली करते हैं वो बहुत अच्छा होगा। हैंड्स ऑन जो है वो उस तरह से आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है एज़ कम्पेयर टू सिर्फ सिमुलेशन के। तो दैट्स इट, मैंने आपको ये सारा समझा दिया। तो अब आप इसको परफॉर्म करेंगे और कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।